हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्थ सैटेलाइट्स। तो इससे पहले कि जितने भी हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उन सब की वीडियो जो है, उन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सैटेलाइट्स की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? कि जब हम अर्थ से किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भेजते हैं ऊपर की तरफ, तो वो क्या कर जाती है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाती है और वो वापस फिर नहीं आती है, राइट। तो उसका क्या मतलब था कि हम उसको क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर उसको बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, और वो कैसे वापस आएगी, वो नीचे की तरफ ऐसे वापस आएगी, राइट। वर्टिकल फेंकेंगे तो वर्टिकल वापस आएगी। लेकिन अगर हम उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते हैं, एंगल मतलब उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल पे फेंके, तो क्या होगा। तो मान लो मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे एक एंगल पे फेंका, तो ऐसे फेंका तो कैसे आएगी वापस, वो ऐसे आएगी वापस, ठीक है। तो थोड़ी मैंने और स्पीड से उसको फेंका और वेलोसिटी से फेंका, तो वो कैसे आएगी, वो ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने उसको थोड़ी और वेलोसिटी से फेंका, ये ऐसे गिर जाएगी। अब मैंने इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, तो अब वो क्या हुई, वो एक तरीके से वो यहां ना गिर के वो ऐसे ऐसे एक राउंड लगाने लग गई अर्थ के आसपास, इस तरीके से। तो हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, अभी नहीं पता हमें, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे हमने उसको फेंका, तो क्या हुआ, वो ऐसे अर्थ के आसपास ऐसे एक ऑर्बिट में घूमने लग गई, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसको ऑर्बिट में घूमने लग गई। तो इस वेलोसिटी से अगर मैं कम की वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट को फेंक रही थी, तो वो वापस मुड़ मुड़ के यहीं पर ही गिरता जा रहा था। जैसे मैं इस वेलोसिटी पे पहुंची, ये ऐसे चक्कर लगाने लग गया, ठीक है। अगर मैं इससे भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकती हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, इससे भी ज्यादा वेलोसिटी पे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो एक तरीके से ऐसे घूम कर, ये और घूम कर बड़ा सा राउंड लेके वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। किससे एस्केप कर जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से। जैसे ही एस्केप कर जाएगा, वो तो हमने एस्केप वेलोसिटी अटेन कर ली वहां पर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, कम पे वापस, ज्यादा पे वो घूमता घूमता एक तरीके से बाहर ही निकल जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घुमा रही होती है अर्थ के आसपास, अर्थ के अराउंड, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, कि ये एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पे इधर की तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में दो आते हैं। क्या, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे ऐसे घूम कैसे रहा है, ये गिर क्यों नहीं रहा अर्थ के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, ये घूम क्यों रहा है या बाहर क्यों नहीं निकल जाता। तो सिंपल सी बात पहले तो ये है कि बाहर क्यों नहीं निकल जाता, क्योंकि उसकी इतनी वेलोसिटी नहीं है, ज्यादा इतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो एस्केप हो सके। एस्केप जितनी वेलोसिटी ये नहीं है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गिरता क्यों नहीं है। अब ये गिरता क्यों नहीं है, ये हम 9th स्टैंडर्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। सोचिए, अर्थ के अराउंड कोई चीज घूम रही है, वो गिर क्यों नहीं रही है अर्थ के ऊपर। यस, क्यों नहीं गिर रही है, हमने 9th में भी पढ़ रखा है, क्या बोलते हैं उस फोर्स को, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे, मैंने बताया था आपको कि मैंने, मान लो मैंने हाथ में एक चाबी का छल्ला है और मैं उसको घुमा रही हूँ, तो जो चाबी है वो कैसे घूम रही है, मेरी फिंगर के अराउंड घूम रही है। तो सेम यही चीज यहाँ पर आती है और इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसको हमने ऐसे भी समझा था कि एक लंबी सी रोप पर मैं लास्ट में एक स्टोन लगा देती हूँ, तो वो ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। तो ये होता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसकी वजह से अराइज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अराइज होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, ये इट इज अ हैवी मास,
क्या है, तो यहाँ पर इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को क्या करके रखती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, बट वो उसके ऊपर गिरता नहीं है क्योंकि वो एक मोशन में घूम रही है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट्स भी दो तरीके की होती हैं, वन इज नेचुरल एंड अदर इज मैन मेड। सबसे पहले मैन मेड की बात करें तो एज नेम इंडिकेट्स कि मैन ने जो बनाई है, यानी कि जो साइंटिस्ट ने ऊपर भेजी हैं वो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं। जबकि एक होती है नेचुरल। नेचुरल क्या होती हैं, जैसे कि अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, मून को तो किसी साइंटिस्ट ने नहीं भेजा, तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। एंड सिमिलरली सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसके अराउंड चक्कर लगा रही है, तो जो अर्थ है वो भी एक सैटेलाइट हुई सन की, एंड दैट इज ऑल्सो नेचुरल वन। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं जिस वेलोसिटी में एक ऑर्बिट में घूम रही होती हैं उसे हम कहते हैं उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, तो इन केस ऑफ सैटेलाइट द सेंट्रीपिटल फोर्स is given by earth। ये तो हमें पता, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कैसे जाएगा, वो सीधा जाएगा, लेकिन एट एवरी पॉइंट अर्थ उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एट एवरी पॉइंट अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो जैसे ही इधर जाने लगता है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है, वो इधर की तरफ मुड़ जाता है। फिर वो जैसे ही इधर जाने लगता है वो उसको अपनी तरफ मोड़ लेती है, फिर वो इधर चला जाता है। फिर वो जैसे ही सीधा जाने लगता है अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, फिर वो इधर की तरफ मुड़ जाता है। इस तरीके से अर्थ खींचती जा रही है उसको, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट होता रहा है। ठीक है, तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या। ठीक है, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज, ब्रैकेट में लिखते हैं हम सेंट्रीपिटल, पढ़ रखा है हमने फॉर्मूला, क्या होता है इसका, mv² बाय r, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, और r मतलब कि कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, यानी कि अगर ये इसका सेंटर है तो ये कितने डिस्टेंस पे, ये r है, दिस इज r, कितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, और v कितनी वेलोसिटी से, यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ v नॉट लिख देते हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये इतना फोर्स इसके ऊपर अर्थ लगा रही है, और कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gmm बाय r²। अगेन r क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो ऐसे से घूम रहा है, इसका इससे कितना फोर्स लग रहा है। तो G कैपिटल M यानी कि मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड वो भी कौन सा होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है। ठीक है, ओके। तो अगर हमें अब ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी हमें कम से कम उस ऑब्जेक्ट को देनी चाहिए सच दैट वो ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में घूमने लग जाए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लग रहे हैं, मतलब कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं इसी की वजह से ये फोर्स है। तो दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर ये mv0² बाय r इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। ठीक है, एक तो एक r कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, v0² कितना आ गया, Gmm बाय r। ठीक है, ऑल्सो ये स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, Gm बाय r। r क्या है कि ये हमारी अर्थ थी। ठीक है, हमारी जो सैटेलाइट थी मान लो ऐसे मूव कर रही थी, इधर से इस पाथ पे मूव कर रही थी, तो ये जो है ये इसके सेंटर से ये कितनी दूर था,
ये r था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, r होता है। मान लो ये अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर था, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम r की जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू रूट gm बाई r प्लस h, where r is the radius of earth, h is the height of the satellite from the surface of the earth। ओके, तो इस फॉर्मूले से एक और चीज रिड्यूस होती है, क्या, कि अगर हाइट कम हो जाए, अगर हाइट बहुत कम हो, ठीक है, व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, h इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या है कि h कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू r, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर h बहुत कम है, मान लो 10 किलोमीटर ऊपर है, 20 किलोमीटर ऊपर है, रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कंपैरिजन में 10-20 किलोमीटर तो बहुत कम है, तो उसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, v नॉट इक्वल्स टू रूट gm बाई ओनली r, ठीक है। अब ये कुछ देखा देखा लग रहा है, यस, क्या देखा देखा लग रहा है, हमें पता है कि स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, gm बाई r स्क्वायर, ये होती है वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको इससे रिलेट भी कर सकते हैं, कैसे, r स्क्वायर है तो मैं इसी रूट के अंदर r मल्टीप्लाई और r डिवाइड कर देती हूँ, सच दैट ये क्या बन जाए, gm r बाई r स्क्वायर आ जाए। तो gm बाई r स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल g, तो v नॉट इक्वल्स टू रूट स्मॉल g इंटू r, दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये किसके टर्म्स में है, ये है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की टर्म्स में है, ठीक है। ये किस में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में, ये कैपिटल G के टर्म्स में है, ये स्मॉल g के टर्म्स में है। क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है कि जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी, ऐसे ही अब आप ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। तो कैपिटल G की भी वैल्यू आपको पता होती है, मास ऑफ अर्थ भी पता होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता होता है, सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए और मेरे को बताइए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आएगी। तो कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आएगी, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम कितनी वेलोसिटी से हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल करना चाहिए, सच दैट कि वो क्या करने लग जाए, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड घूमने लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, क्या कि मान लो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखते हैं तो ये r क्या है, ये r है बहुत ही इट इज़ अ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी जो सैटेलाइट है वो बहुत ही क्लोज है अर्थ के, तभी तो हमने क्या कर दिया, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो हमने h को निगलेक्ट कर दिया। यानी कि ये फॉर्मूला, अगर हमारी जो सैटेलाइट है वो बहुत क्लोज है अर्थ के, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस ऑफ ऑर्बिट देयर इज अ पर्टिकुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड। अगर वेलोसिटी कम होती है तो सैटेलाइट क्या कर जाएगी, अर्थ के ऊपर फॉल कर जाएगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो सैटेलाइट क्या कर जाएगी, वहाँ से एस्केप कर जाएगी। क्लियर है ये बात। ये बात तो होगी कि जब अर्थ के बहुत क्लोज है हमारी सैटेलाइट। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करती हूँ, v नॉट इक्वल्स टू रूट gm बाई r की बात करते हैं, ठीक है। r क्या है, r अब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जहाँ पे h सिग्निफिकेंट है, अच्छा खासा हाइट है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी दूर सैटेलाइट होगी उतनी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए।
और जितनी पास सैटेलाइट होगी उतनी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा। नहीं तो इधर जो सैटेलाइट होगी गिर जाएगी या सैटेलाइट एस्केप हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि एक छोटा फैन होता है तो वो फास्ट मूव करता है ना, और एक बड़ा फैन होता है तो वो स्लो मूव करता है। तो आप यहाँ से एक, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी। अगर वो पास घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इसके ऊपर गिरे ना। अगर वो लंबा रेडियस है उसका, बहुत बड़ा उसका डिस्टेंस है अर्थ से, देन उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहे। अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और अगर वो दूर है तो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। तो अब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर एक पर्टिकुलर रेडियस पे भेजते हैं घूमने के लिए, तो वो कितने टाइम पे वो पूरा का पूरा चक्कर लगा के उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि हम उसका क्या फाइंड करने वाले हैं, टाइम पीरियड फाइंड करने वाले हैं। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक सैटेलाइट को हमने ऐसे ऊपर की तरफ भेजा और वो इस ऑर्बिट में मूव करने लग गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेडियस पे वो घूमने लग गई। ठीक है, रेडियस का यहाँ पे मतलब क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें कैलकुलेट करना है कि मैंने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे भेजा, एक पर्टिकुलर रेडियस पे भेजा है, तो कितने टाइम में आएगी, कितने टाइम में उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगी पूरा चक्कर लगा के। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमें पता है कि उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, पूरा का पूरा क्या होता है, ये सर्कल है, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2πr। r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, नॉट अर्थ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये जो पर्पल से मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड हमें निकालना है t। ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है वो हमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी है तभी तो ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, अब इन तीनों का रिलेशन हमें पता है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी जगह पे 2πr, और ये t हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, क्या था, एट डिस्टेंस r के लिए क्या था, gm/r था। नाउ दिस इज 2πr/t। ठीक है, अब ये रूट है भाई, रूट तो हमें देखा नहीं जाता, हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा gm/r, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड में t का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ये r एक और चला जाएगा, r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, gm आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर फिर से हम इसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर h बहुत स्मॉल है तो सिर्फ r आएगा, है ना। वैसे तो r की जगह पे क्या है, हमें पता है r यहाँ पे है r प्लस h है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस h का होल क्यूब डिवाइड में gm। ठीक है, तो जब h को हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि h जब हम मान लेंगे कि बहुत छोटा है, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर कैपिटल R क्यूब डिवाइड में gm। अब फिर से हमें पता है स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, gm/r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे r क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, r स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं। तो फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/g आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू r/g। तो ये एक और फॉर्म आ गई टाइम पीरियड की। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो टाइम पीरियड, जो प्रॉपर टाइम पीरियड निकल के आता है वो कितना निकल के आता है,
अप्रॉक्सीमेटली 85 मिनट्स। अब ये 85 मिनट्स कौन से के सैटेलाइट के है? वो इस सैटेलाइट के, यानी कि जब सैटेलाइट बहुत क्लोज है हमारे अर्थ से, तो ये हो जाएगा 4π² रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड में ग्रेविटेशन, दैट इज 9.8। ठीक है, तो वो निकल के आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 85 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो सैटेलाइट है वो क्या करके आ रही है, वो पूरा का पूरा चक्कर लगा के आ रही है अर्थ का। तो सोचो कितनी फास्ट मूव कर रही होगी वो, राइट? ओके, अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया पास के लिए, ये हमने एक जनरल निकाल लिया कि किसी भी हाइट पे हो तो हम r+h करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ, इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूँ, ये जनरल फॉर्मूला है ना, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? 4πgm, ये सब क्या है? कांस्टेंट है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस पूरे की जगह पे कांस्टेंट k लगा दूँ और ये है r³। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं वेयर k क्या है? 4π² है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू r³ निकल के आ रहा है। यस, कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू r³, कि जितना टाइम लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के, कि कैसे रिवॉल्व करेगा। कुछ याद आ रहा है इसको देखते हुए? यस, वेरी फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या था? ये कैपलर्स लॉ था हमारा। कैपलर लॉ क्या बोलता था हमारा कि भाई उतना टाइम का, जितना टाइम उसको घूमने में लगेगा वो स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कितने? क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर के। तो वहाँ पर तो क्या था कि जो सन है, सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट घूम रहे हैं, तो उसको भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया था। यहाँ हम अर्थ के अराउंड सैटेलाइट बता रहे हैं, तो सेम लॉ हमारा यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी एक स्फीयर के जिसके पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके आसपास अगर हमें कोई भी सैटेलाइट घुमानी है या कोई भी प्लैनेट घुमाना है, तो उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल रहता है। उसको कितना टाइम लगता है? इट इज द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर के। सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अर्थ के जो पास सैटेलाइट यहाँ पे मान लो इस वाले ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसको कम टाइम लगेगा घूमने में। इस वाले ऑर्बिट में घूम रही है तो उसको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वो इस वाले ऑर्बिट में घूम रही है तो उसको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करने में, राइट? तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है। तो एक बार हाइट का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि कितनी हाइट पे बढ़ती जा रही है। तो हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ? हमने अभी अभी टाइम पीरियड निकाला, t² इज इक्वल टू 4π² r³/gm, ये भी अभी निकाला हमने। r क्या था? r था हमारा r+h, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ आ रहा था। तो हम r की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं इसको? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सॉरी सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसे है ना। दिस इज r which is equal to radius of earth plus height of the satellite from the surface of earth। तो इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया हमने, ठीक है। ओके, हमें h चाहिए, हमें h चाहिए। तो h के लिए हमें इसको क्यूब से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ a+b का होल क्यूब ओपन करती हूँ तो मेरे को तो नहीं मिलने वाला है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना क्यूब ले लेते हैं, यानी कि 1/³ कर देते हैं, यानी कि ये हट जाएगा। तो जब हम 1/³ लेंगे, क्यूब रूट कहते हैं ना उसको, हम क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे करेंगे 4π² r+h का होल क्यूब डिवाइड में gm का की पावर 1/3, ले लिया हमने दोनों तरफ क्यूब रूट, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको तो एज इट इज रहने देते हैं हम,
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम की पावर 1/3 और यहाँ पे r प्लस एच की पावर 3 इंटू अगेन 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ r प्लस एच बच जाएगा। अब ये 1/3 ये 1/3 ये सारी की सारी टर्म में इधर ले जाओ, जब ये ऊपर चली जाएगा क्या आएगा जी एम टी स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और दोनों की पावर 1/3 है तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया r प्लस एच। हमें क्या चाहिए, हमें तो h की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे h किसके इक्वल आ रहा है जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3, यहाँ r प्लस का था, यहाँ क्यों क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया हाइट का। तो हाइट का एक्सप्रेशन निकालने का क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि मान लो हमें पता चल गया कि एक हमने सैटेलाइट को किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे भेजा था, ठीक है, वो इतने टाइम में वापस आई है उसी पोजीशन पर, घूमकर वो उतने ही टाइम में वापस आई है इसी पोजीशन पर। तो अगर हमसे पूछे भी कितनी हाइट पे है ये सैटेलाइट, तो हम क्या करेंगे, वो इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये सब वही तो है। अगर सिर्फ हमने ये देख लिया कि टाइम कितने टाइम में वो घूम कर आई है, तो इसी फॉर्मूले में हम फिट करके हम बता सकते हैं कि जो सैटेलाइट है वो कितनी हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, ओके। तो अब ये जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रही हैं, है ना, किसी ना किसी हाइट पे घूम रही है, कोई ना कोई टाइम है, भाई किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रही है, दैट मीन्स पर्टिकुलरली इनके पास कोई ना कोई एनर्जी भी तो होगी तभी तो घूम रही है। वेलोसिटी है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है, किसी ना किसी हाइट पे घूम रही है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि इनके पास तो बड़ी सारी एनर्जी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मूविंग इन अ ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, अगेन अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रही है। इफ इट हैज सम वेलोसिटी दैट मीन्स इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी, इफ इट हैज सम हाइट देन इट मस्ट हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसके पास टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक भी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और यहाँ पे एक ऑर्बिट में घूम रही है तो यानी कि वेलोसिटी कौन सी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे प्लीज़ आप mgh मत बोलना, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि mgh होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, -gmm/r। नाउ व्हाट इज r? r इज द टोटल distance of the satellite from the center of the earth, this is r, ठीक है, which is equal to again r plus h, ठीक है। now this is r, okay, ठीक है। तो अब ये थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, gm/r होता है, ये भी हमने अभी कैलकुलेट किया तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ स्क्वायर है तो जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ gm/r, तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 m gm/r माइनस, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, जी कैपिटल M स्मॉल m r, ये है 1/2, ये है -1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे या इस कैल्शियम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2r इक्वल्स टू gmm माइनस 2 gmm, क्या आ जाएगा, ये 1 ये 2 तो माइनस का आ जाएगा, तो दिस विल बी -1/2 gmm/r। तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, कितनी एनर्जी से वो घूम रही है, ठीक है। और r की जगह पे हम ये भी पुट कर सकते हैं gmm/r प्लस h। अगेन अगर h कम है, जो हमारी जो हाइट है वो एक तरीके से बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, तो हम इसको सिंपल r भी लिख सकते हैं, कैपिटल R भी करके, इसको निगलेक्ट करके। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट जिससे वो घूम रही है, जिसमें दोनों एडिड हैं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो।
ये हमेशा जो एनर्जी होती है ना सैटेलाइट की, वो हमेशा नेगेटिव होती है। देखा आपने, नेगेटिव होगी। जब हम फॉर्मूलाज में करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तब भी अगर हम एनर्जी फाइंड करेंगे वो भी नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी सैटेलाइट है वो किस में मूव कर रही है? अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए लगता है नेगेटिव साइन। क्लियर है ये बात? तो ये थी आपकी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो चलिए करते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। बट न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक बार आपको सभी के सभी फॉर्मूलाज एक अलग पेज पे लिख के बता देती हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के टाइम पर कौन सा फॉर्मूला चूज करना है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो हमने फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए निकाला था। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या था फॉर्मूला? सबसे पहले V0 equals to gm/r. Now what is r? r is the orbital radius. ठीक है, कि ये है अर्थ, ये मान लो ऑर्बिट है। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का ये है ऑर्बिटल रेडियस, और ये क्या होगा? ये अर्थ का रेडियस होगा, दैट इज r, ये हो जाएगा h। तो ये क्या है? r प्लस h है। ठीक है, तो सेकंड हम लिखते हैं कि जब h आपका बहुत छोटा है, h इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जब h बहुत स्मॉल था तो हम इसकी जगह पे क्या लिख रहे थे? r प्लस h आ रहा था। h स्मॉल था तो h को निग्लेक्ट करके सिर्फ क्या आ रहा था? r आ रहा था। तो V0 इक्वल्स टू रूट gm/r। नाउ व्हाट इज r हियर? यहाँ पे r ऑर्बिटल रेडियस है, यहाँ पे है अर्थ्स रेडियस, अर्थ्स रेडियस r है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के टू फॉर्मूलाज। एक और है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज रूट g/r। r इज अगेन अर्थ्स रेडियस। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया? टाइम पीरियड फाइंड किया। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला था, t² इज इक्वल टू 4π² अपॉन में gm इंटू r क्यूब। इस पूरे को हमने k लिख दिया था, तो k/r⁵, वेयर r इज ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, और अर्थ रेडियस की फॉर्म में, यानी कि जब h बहुत छोटा है तब उस फॉर्म में ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। That is t² is equal to 4π² r अपॉन g। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया था t² का। अब उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा, हमने फाइंड करी h कि h का क्या फॉर्मूला बनता है। तो h का फॉर्मूला ये था, h इज gm तो ये आ गया था इसका फॉर्मूला। ठीक है, h का फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो एनर्जी के फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 फॉर्मूलाज लिखेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी का हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? 1/2 Gm/r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? -Gmm/r। एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था आपके पास? -1/2 Gmm/r। ठीक है, तो लास्ट में ऑल्सो जब r क्या होता है आपके पास? r प्लस h होता है। ठीक है, एंड व्हेन h इज वेरी स्मॉल तो हम h को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो और डाल के हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? -1/2 Gmm/, यहाँ h क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट, तो हो जाएगा r, फिर r इज अर्थ रेडियस एंड r, ये वाला r इज ऑर्बिटल रेडियस। तो ये हमने फॉर्मूलाज, ये मैं 10th बोल देती हूँ। तो 10 फॉर्मूलाज हमने एक तरीके से लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सा यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 8.5। तो एग्जाम्पल 8.5 में क्या है? द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स,
फोबोस एंड डेलमोस। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मून तो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मार्स के 2 मून कैसे हो गए? तो देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, इसी तरीके से फोबोस एंड डेलमोस मार्स की नेचुरल सैटेलाइट है। तो नेचुरल सैटेलाइट को हम वैसे ही इन जनरल कह देते हैं कि जैसे कि अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, वैसे ही मार्स के अराउंड भी मून जैसे घूमने वाले 2 नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज फोबोस एंड डेलमोस। Phobos has a period 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 into 10 raised to power 3 kilometer. Calculate the mass of Mars. Assume that the Earth and the Mars move in a circular orbit around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. What is the length of the Martian year in days? तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, वो कह रहे हैं कि प्लैनेट मार्स के ना 2 मून्स हैं। तो क्या 2 मून्स होते हैं? नहीं होते हैं। अर्थ का एक मून है एंड दैट इज अ नेचुरल मून। यहाँ जो मून बोला गया है वो एक्चुअल में क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, 2 सैटेलाइट्स हैं एक तरीके से, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया है, 2 मून्स कह दिया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये रहा, एक तरीके से हम मान लेते हैं ये मार्स है, ठीक है। इसके अराउंड ऑर्बिट में कौन घूम रहा है? एक डेलमॉस घूम रहा है, एक फोबोस घूम रहा है। तो ये रहा फोबोस और ये मान लेते हैं हम डेलमॉस मान लेते हैं। और जो फोबोस है उसको एक पूरा टाइम पीरियड घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? उसको टाइम लगता है 7 hours and 39 minutes, ठीक है। और उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आर है वो कितना है? आर आपका 9.4 into 10 raised to power 3 किलोमीटर्स। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। हमें इस मार्स का, इस प्लैनेट का क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है, ठीक है। तो यू हैव टाइम पीरियड, यू हैव रेडियस, यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ मार्स। तो उसके लिए सोचो, फॉर्मूला देखो, कोई ना कोई है आपके पास? तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पर टाइम पीरियड है, ओके टाइम पीरियड है, ये रहा टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें मास ऑफ प्लैनेट भी है, बाकी ये कांस्टेंट है और आर भी है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये उठाएंगे फॉर्मूला और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ रेडियस ऑफ मास आएगा, ठीक है, बाकी में हाइट है, यहाँ ऑर्बिटल है, ठीक है। और अगर हम देखें ध्यान से, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर तो टाइम पीरियड है ही नहीं है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी नहीं है, रेडियस है, मास है, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हमसे पूछी नहीं है, ठीक है। तो फिर घूम फिर के कौन सा फॉर्मूला बनता है? ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो ये हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम। व्हाट इज एम? मास ऑफ मार्स, यानी कि प्लैनेट का, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और क्या था? इंटू आर क्यूब है, ठीक है। तो अब इन सब की वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले एम को इधर ले जाते हैं, मास ऑफ मार्स को, और टी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, 4 पाई स्क्वायर जी टी स्क्वायर और ऊपर है आर का क्यूब, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मास आएगा वो आपका केजीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर बाकी सारी जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको आपको किस में लेकर आना है? सबसे पहले इसको तो आपने लेकर आना है सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। इसको लेकर आना है मीटर्स के अंदर, क्योंकि हम सारी की सारी किसके अंदर मेजरमेंट करते हैं? ऐसा यूनिट में मेजरमेंट करते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट के लिए मास हमारे केजी में आए, दैट्स वाई ये किस में होना चाहिए? ऐसा यूनिट में होना चाहिए, यानी कि सेकेंड में, और ये मीटर्स में होना चाहिए। तो मीटर्स में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 9.4 इंटू 10 की पावर 3 है, और एक और हम कर देंगे 10 की पावर 3 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगी 9.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर्स, ठीक है। इसको अगर हम देखें ध्यान से, ये इसको हमें चाहिए सेकेंड्स में चाहिए, तो सेकेंड्स में कैसे ला सकते हैं हम? सबसे पहले 7 आवर्स है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट्स में आ गए, प्लस 39, ये आ गया आपका पूरा का पूरा मिनट्स के अंदर। हमें चाहिए सेकेंड्स में, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 42
420 प्लस 39, 420 प्लस 39 हो जाएगा 459 मिनट्स। तो मिनट्स को फिर से हम सेकंड्स में लेंगे, ये आ जाएगा आपका सेकंड्स के अंदर। आगे सारी क्वांटिटीज, अब इन सबको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू पाई इज 3.14 का स्क्वायर आर क्यूब, दिस इज आर, तो ये हो जाएगा 9.4 इंटू 10 की पावर 6 का क्यूब डिवाइड में जी हमें पता है क्या होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ठीक है, इंटू टी टाइम पीरियड जो हमें ऑलरेडी दे रखा है, जो हमने अभी कैलकुलेट करा, दैट इज 4.59 इंटू 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। जब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 6.48 इंटू 10⁻23 और किस में आएगा, केजीज के अंदर आएगा। सो दिस इज द मास ऑफ प्लैनेट मार्स, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, assume that the earth and the Mars move in the circular orbit around the sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the earth। तो इसको दोबारा नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब इस सेकेंड पॉइंट को ध्यान से समझेंगे कि अब उन्होंने बोला है कि ये रहा आपका सन, ठीक है। अब सन के अराउंड मार्स और अर्थ जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सन। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो मास जो है विद मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.5 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो मार्शियन ऑर्बिट यानी कि मार्स और सन का जो ऑर्बिट है वो इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, 1.52 टाइम्स है अर्थ के रेडियस से, यानी कि अर्थ यहाँ पास में है। तो ये रही अर्थ का ऑर्बिट, तो यानी कि ये रही अर्थ यहाँ पे कहीं, ठीक है। और मार्स का ऑर्बिट जो है, मार्स का ऑर्बिट यहाँ है, ये मान लो ये अर्थ का है, ये मान लो यहाँ पे मार्स का है, ठीक है, मार्स का है, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्बिट है ना, इसका जो रेडियस है वो 1.52 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के ऑर्बिट से, ठीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सन की, और ये यहाँ से लेकर सेंटर से सेंटर तक का होता है। सो ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ टू सन, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस ऑफ मार्स टू सन, ठीक है, ओके। और क्या बोला गया, हमें पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर इन डेज, यानी कि जो मास है वो इस ऑर्बिट में कितने टाइम में चक्कर लगाता है, और उसके जो भी आंसर आ रहा है, ईयर्स जो आ रहे हैं उनको हमने डेज में कन्वर्ट करने हैं। जैसे कि हमें अर्थ का पता है कि वो 1 ईयर में चक्कर लगाती है, और 1 ईयर जो होता है अर्थ का, 1 ईयर जो होता है अर्थ का, दैट इज इक्वल टू 365 डेज। तो हमें अर्थ का टाइम पीरियड पता है ना, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमें पता है। ऐसे ही हमें टाइम पीरियड ऑफ मार्स निकालना है, अगर ईयर्स में आता है तो वो कितने डेज में होगा। तो देखो ये टाइम हो गया और ये रेडियस हो गया, टाइम और रेडियस का कोई कनेक्शन है, सोचिए, देख लेते हैं, फॉर्मूलाज देख लेते हैं। टाइम एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, टाइम एंड रेडियस, अरे ये देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला था, जैसे कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब था, है ना, तो के तो कांस्टेंट हो गया, राइट। तो यहाँ से अगर मैं लिखती हूँ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर ये मैं लिखती हूँ अर्थ के लिए और उसको डिवाइड कर देती हूँ मार्स के लिए, या लिखती हूँ मार्स के लिए और डिवाइड कर देती हूँ अर्थ के लिए, तो कांस्टेंट तो दोनों का सेम ही होगा, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ये कांस्टेंट बचेगा, ये रिलेशन बचेगा, और इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो हम यहाँ यूज करेंगे यूजिंग कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो वी नो दैट टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर रेडियस, ये मैंने कैपिटल लिया तो मैं कैपिटल ले लेती हूँ, आर के क्यूब के। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं चाहे मैं मार्स की बात करूं, दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ मार्स का स्क्वायर डिवाइड में यहाँ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे कि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा
r यानी कि मार्स और सन के रेडियस का क्यूब डिवाइड में अर्थ और सन के रेडियस ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। आ गया। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ये तो एक फॉर्मूला था, आपने इसको डिवाइड कर दिया। भाई देखो, जो इसका जैसे अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं। ठीक है, ये कुछ बेसिक कैलकुलस होता है, आई होप ये आपको आता होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज Tm², यानी कि टाइम ऑफ मार्स ऑर्बिट, यानी कि जितना वो घूम के लाता है, ये तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है। और अर्थ के लिए कितने होते हैं, हमें डेज में निकालना है, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे डेज लिख देते हैं, यानी कि 365 डेज तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि अर्थ जो होता है वो कितने में चक्कर लगाता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ओके, अब रेडियस ऑफ मार्स एंड सन, उसके बारे में क्या दे रखा है, यानी कि मार्शियन ऑर्बिट जो है वो 1.52 टाइम्स ज़्यादा है इसके, तो 1.52 और ये हो जाएगा RMS जो है वो कितने के हैं, अर्थ के है, यानी कि मार्शियन ऑर्बिट इज 1.52 टाइम्स द अर्थ्स ऑर्बिट, यही है राइट। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे ES का होल क्यूब, डिवाइड में क्या है RES का क्यूब, यही है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये आ जाएगा 1.52 का क्यूब इंटू RES का क्यूब अपॉन में RES का क्यूब, ये क्या हो गया कैंसिल, सिर्फ ये बच गया। अब क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1.52 का क्यूब इंटू ये ऊपर चला जाएगा 365 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका हटा देते हैं स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो वी विल गेट 3/2 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 365। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमें डेज मिलेंगे 684 डेज, यानी कि एक तरीके से जो मार्स है वो पूरा का पूरा सन का जो चक्कर है वो 684 डेज, यानी कि पूरे 2 साल, करीब करीब पौने 2 साल में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 8.5। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8.6। एग्जाम्पल 8.6 क्या कह रहा है, वेइंग द अर्थ यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा। जी दे रखा है आपको स्मॉल g, RE रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है मून का और ये है, और टाइम पीरियड आपको दे रखा है रेवोल्यूशन का इतने डेज। ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट तरीके से आपने अर्थ का मास निकालना है। तो आपको जो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एक तरीके से बोला 2 डिफरेंट फॉर्मूले लगाओ और मास निकालो अर्थ का। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। ओके, तो हमारे पास g है, तो g लिख देते हैं एक बार के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना ये। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है, डिस्टेंस टू द मून भी गिवन है आपको, यानी कि मून को हमने इंक्लूड करना है यहाँ पे। तो ये अर्थ है, ये रहा मून। ठीक है, एक तरीके से ऐसे ये मून घूम रहा है और डिस्टेंस भी दे रखा है आपको। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेंटर टू सेंटर का होता है। तो दिस इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज r दे रखा है 3.84 10⁸ मीटर। टाइम पीरियड ऑफ मून से, मून के घूमने का टाइम पीरियड भी दे रखा है ऑलरेडी आपको। तो टाइम पीरियड ऑफ मून दे रखा है आपको 27.3 डेज का दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस और टाइम ये सब चीज़ें देख के तो हमें लग रहा है ना कि यहाँ से तो हम एक और निकाल ही सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक बार फॉर्मूलाज देखो कौन कौन से फॉर्मूलाज लग सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर टाइम पीरियड है, ठीक है, ओके टाइम पीरियड है, और हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ अर्थ निकालना है। ठीक है, ओके, और हमें रेडियस भी दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दे रखा है, एक तरीके से ऑर्बिटल रेडियस है ये आपका, क्योंकि बोल रखा था ना मून कितने उसमें घूम रहा है। तो ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे नीडेड नहीं है। ये हमें ऑर्बिटल रेडियस था क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है
ठीक है, और मास ऑफ अर्थ निकालना है तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करें, चलो। तो फॉर्मूला है आपके पास T स्क्वायर 4π² GmR³ तो T स्क्वायर तो है ही आपके पास 27.3 का स्क्वायर, 4 भी है, 3.14 का स्क्वायर भी है, G is 6.673 into 10⁻⁻11। दिस इज द मास ऑफ अर्थ, ये हमें निकालना है तो यहाँ हम लग देते हैं दैट इज द मास ऑफ अर्थ। नाउ व्हाट इज R, यानी कि ये वाला R है, ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.84 into 10⁻8 का क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये m इधर चला जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, सॉरी यहाँ डिवाइड में 6.673 और ये नीचे आ जाएगा 27.3 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, एक चीज़ और, हमें यहाँ पे डेज में दे रखा है ना, तो डेज में दे रखा है, लेकिन जो हमारा मास आता है वो किसके अंदर आता है, हमारा मास केजीज के अंदर आता है। तो केजीज के अंदर जो टाइम होता है वो किस में होता है, सेकंड्स में होता है, यानी कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करके लेकर आना है, सेकंड्स में। तो कैसे करेंगे, 27.3 इंटू, सबसे पहले तो उसको 24 से करेंगे ताकि वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं ताकि वो पूरा का पूरा मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ताकि ये पूरा का पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर स्क्वायर ये वाला ना आकर ये पूरे का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पूरा का पूरा 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का स्क्वायर। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे मिलेगा मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻24 केजीज। तभी किस में आएगा, केजीज में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है, जिसमें हमने ये सब निकाल लिया। अब दूसरा मेथड कौन सा होता है, दूसरा मेथड हम कहाँ से निकाले दूसरा मेथड ध्यान से देखो, यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है, वो तो हमारे पास है ही नहीं है, तो वो छोड़ ही दो बात। सिर्फ इन दोनों को देखो और सोचो को कुछ और मेथड निकल सकता है। यस, निकल सकता है कि ये होता है आपके पास Gm/r²। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, हमने कितनी बार निकाल रखा है, राइट। तो अब इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। तो ये सेकेंड मैथड विच इज वेरी इजी, तो ये हो जाएगा 9.81, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये हमें चाहिए है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.81 6.37 10⁻6 का स्क्वायर, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये हम निकाल रहे हैं मास ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट करा हमें मिलेगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg। तो अगर हम इन दोनों को, ये सेकेंड मेथड ये फर्स्ट मेथड, दोनों को कंपेयर करें तो दिस इज 6.02 एंड दिस इज 5.97। तो ये होता है बड़े होने का फ़ायदा, यानी कि जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं हम वर्ड टू वर्ड चीज़ें मैच नहीं करते हैं, हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हो, छोटी क्लासेस में 9th में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 6.02 भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 6 ले रखा है, 6 इंटू 10⁻24, ताकि छोटे बच्चों को लर्न करने में ईजी रह जाए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो होती हैं वो क्या रहती हैं, हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं वैल्यूज। तो ये हमने दो डिफरेंट तरीके से हमने कैलकुलेट करा मास ऑफ अर्थ। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 8.7। अब एग्जाम्पल 8.7 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द कांस्टेंट k ऑफ इक्वेशन। मैं अभी आपको याद कराती हूँ ये कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इन डेज, किलोमीटर्स एंड गिवन k की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है। द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द अर्थ से इतने डिस्टेंस पर है। ऑल्सो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो अर्थ से डिस्टेंस होता है ना, ये सेंटर टू सेंटर बताया होता है। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, हमें अच्छे से पता होता है ऑलरेडी कि हाँ ये जो डिस्टेंस है ना, ये सरफेस टू सरफेस ना होके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है।
ठीक है, आगे चलिए। ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इन डेज, उसके टाइम पीरियड जो है वो, उसका जो रेवोल्यूशन है वो उसमें निकालना है, हमें डेज में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला कि एक्सप्रेस द के इन डेज एंड किलोमीटर्स। तो के क्या था, के सबसे पहले ध्यान से देखो क्या था, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब इसके अंदर ये वाला के था, के की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं ना, ये सॉल्व करके आपके पास ये आता है। ठीक है, तो दिस इज 10 की पावर -13 सेकेंड स्क्वायर मीटर -3। तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करके लाना है, सेकेंड्स को डेज में लेकर आना है और मीटर्स को किलोमीटर्स में लेकर आना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, व्हाट इज आर हियर, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या होगा, ये अर्थ, ये मून, ये इसका ऑर्बिट, यहाँ सेंटर से सेंटर का ये हो गया डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, फिर हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज क्या करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। टी निकालना है, के को पहले हमने किस में कन्वर्ट करके लेकर आना है, डेज किलोमीटर में, और आर हमें ऑलरेडी दे रखा है किलोमीटर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले के का काम करते हैं, के इक्वल्स टू 10 की पावर -13 सेकेंड स्क्वायर मीटर -3। तो मीटर -3 है, तो मैं इसको नीचे लिख दूं, हमारे लिए इजी रह जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब 10 की पावर -13 ये है सेकेंड्स का स्क्वायर। तो सेकेंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर एक दिन की बात होती तो हम क्या लिखते हैं, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके हम लिख देते सेकेंड्स के अंदर। अब 1 सेकेंड की बात हो रही है और डे में लेकर आना है, तो ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा, 1/24 इंटू 60 ये हो जाएंगे डे, और यहाँ आ जाएगा 1 सेकेंड। राइट, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेकेंड की जगह पे लिख देंगे 1 में एक दिन में 24 आवर्स, 60 एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स, और ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब क्या है, डिवाइड में मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब क्या होता है, अगेन 1 किलोमीटर हमें पता है 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर चाहिए तो नीचे ले आओ, यानी कि 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर की जगह पे 1/1000 आएगा, तो 1/1000, देखो 1 तो है ही ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही है, तो डिवाइड में मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/1000, और क्यूब है तो हम क्यूब लगा देंगे, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 की पावर -13 1/24 इंटू 60 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऊपर जाके 1000 का, वो भी हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.33 इंटू 10⁻⁻14 डेज है, और यहाँ सेकेंड स्क्वायर था, डेज में कन्वर्ट किया तो डेज स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था पर मीटर क्यूब था, तो यहाँ पे आ जाएगा पर किलोमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया आपका के। पहला काम तो डन हो गया। अब दूसरा काम क्या है हमारे पास, दूसरा काम है टाइम पीरियड फाइंड करना, तो जो हमने इस फॉर्मूले से करना है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। टी स्क्वायर के आपने अभी अभी फाइंड किया 1.33 10⁻⁻14, और आर क्या है, उनके बीच के ऑर्बिटल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻5 का क्यूब। तो जब हम टी स्क्वायर इसको पूरा का कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 1.33 10⁻⁻14 इंटू 3.84, ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर लग जाएगा पूरे पे रूट। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे वी विल गेट 27.3 डेज।
तो ये किस में आएगा, डेज में आएगा। क्यों डेज में आएगा, क्योंकि हमने के की वैल्यू किस में ली है, डेज में ली है। टाइम जो था इसके अंदर किस में था, हमारा डेज में था। तो ये जो आ गया आपका आंसर कि इतने दिन में जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8.7। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8.8। अब एग्जाम्पल 8.8 क्या कह रहा है, अ 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ। ओके, बना लेते हैं, वो ज्यादा हमें इजी लगता है। तो ये रही हमारी अर्थ जिसका रेडियस कितना होता है, RE होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक 400 किलो की एक सैटेलाइट है जो इसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, जिसका रेडियस जो है ना ऑर्बिट का वो कितना है, 2 RE, यानी कि इसके रेडियस से डबल है। यानी कि इसको और डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगी सैटेलाइट। ठीक है, और ये घूम रही है इस रेडियस के अंदर, जिसका टोटल रेडियस कितना है, 2 RE है पहली वाली का। ठीक है, ओके। How much energy is required to transfer it to a circular orbit of the radius 4 RE? यानी कि कितनी एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी सच दैट अब ये जो है ना ये 4 RE रेडियस में पहुंच जाए। यानी कि पहले इस रेडियस में घूम रही थी, अब इससे हमने डबल और कर देना है, यानी कि 2 RE और पहुंच जाए ऊपर, तो टोटल उसका अर्थ के सेंटर से 4 RE हो जाए। तो अब सैटेलाइट इधर पहुंच जाए और वो अब इस ऑर्बिट में ऐसे घूमे, तो हमें उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसका ऑर्बिट इतना बड़ा हो जाए, डबल हो जाए उसका ऑर्बिट। तो हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एनर्जी, हाउ मच एनर्जी। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस इन, ये तो हम बाद में देखेंगे काइनेटिक पोटेंशियल। हमें तो सबसे पहले देखनी है कि कितनी एनर्जी उसको चाहिए। ठीक है, ओके। तो एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमें पता है कि इस टाइम पे उसके पास टोटल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है, और यहाँ पर भी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों एनर्जीज है। ठीक है, तो हमने याद करो जब टोटल की हम बात करते हैं तो हमने डेरिवेशन करी थी, जिसके हमने बताया था कि ये होती है टोटल एनर्जी। जब एक कोई सैटेलाइट घूम रही होती है, ठीक है, एक सैटेलाइट घूम रही होती है अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड, तो उसके पास इतनी टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक पोटेंशियल सब डेरिवेशन कर के हमारे पास ये आता है ना, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो हमें ये देखनी है कितनी उसको रिक्वायर्ड है, यानी कि उसके पास इनिशियली कुछ ना कुछ एनर्जी है, यानी कि इस ऑर्बिट में जब वो घूम रही है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। जब वो इस ऑर्बिट में आएगी तब भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। हमें क्या देखनी है, कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि चेंज इन एनर्जी हमें चाहिए। तो चेंज इन एनर्जी हमें चाहिए, चेंज इन एनर्जी, या हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड। कितनी फाइनल कितनी है उसके पास, माइनस इनिशियल उसके पास कितनी थी, यहाँ कितनी थी, अब यहाँ कितनी है, दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना चेंज आया है। ठीक है, ओके। तो हमें पहले निकालनी है एनर्जी फाइनल और यहाँ निकालनी है हमने एनर्जी इनिशियल, और फिर दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पहले निकालते हैं एनर्जी फाइनल। फॉर्मूला क्या है, हमने अभी भी बताया, -1/2 Gmm/r। r क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो फाइनली यहाँ पे थी, उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना था, 4 RE। ठीक है, तो 4 RE, ई क्या है यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट में है। ओके, ऐसे ही इनिशियली तो -1/2 Gmm/r। अब ये वाला r कौन सा, इनिशियली वो यहाँ पर थी, इसका ऑर्बिट कितना है, 2 RE। तो ये हो गया यहाँ पे ऐसे 2 RE। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा -1/2, एक तो फॉर्मूला वाला माइनस और एक माइनस जो इसके अंदर ऑलरेडी होता है, Gmm/2 RE। ठीक है, ये हो गया -1/, ये हो गया Gmm/8 RE, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस Gmm/4 RE। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 RE हो गया, ये हो गया -Gmm, ये हो जाएगा प्लस 2 Gmm। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एंड साइन किसका आएगा, प्लस का।
तो ये हो जाएगी उसकी एनर्जी चेंज, कि कितनी एनर्जी उसको लगी है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है। अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। E इक्वल्स टू जी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, हाँ कैपिटल जी की वैल्यू पुट करो 6.673 इंटू 10⁻⁻11। वट इज एम मास ऑफ, जो सेंटर में होता है अर्थ, ठीक है, जो कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻24 kg इंटू वट इज एम, एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट ऑलरेडी आपको दे रखा है, दैट इज 400 डिवाइड में 8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.37 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स, ठीक है। जब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 3.13 इंटू 10⁻9 जूल। तो इतनी एनर्जी उसको लगेगी जब वो सैटेलाइट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंचेगी, इतनी चेंज इन एनर्जी आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड। अब क्या पूछा है, व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंज आएगा, तो देखा जाए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी, सारी वैल्यूज दोबारा पुट करने की बजाय अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, अगर मैं इसको कंपेयर कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी हमने वैल्यू अभी अभी निकाली है ना, इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो ध्यान से देखो पूरा का पूरा वही फॉर्मूला है, बस यहाँ नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है। दिस इज ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल के अंदर भी पूरा का पूरा वही फॉर्मूला है, सिर्फ 1/2 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से बाकी ये दोनों भी हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, अगर मैं देखूँ यहाँ से तो मैं ये कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो क्या है, एक तरीके से मैं, ये माइनस में है, ठीक है, तो एक और माइनस लगा दो, ये हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ ई। जो नेगेटिव में होते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलो, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ मैं क्या कर दूंगी 2 ऑफ ई कर दूंगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से तो हमने फॉर्मूलाज बना लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारी एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव आई है, ठीक है, पॉजिटिव आई क्योंकि ये चेंज इन एनर्जी है, राइट। तो चेंज इन एनर्जी हमारी पॉजिटिव आई है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का हमेशा जो साइन रहता है वो इसके साथ नेगेटिव उल्टा रहता है, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने क्या डिड्यूस किया, माइनस ई करा है, तो ये हो जाएगा माइनस ई। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, -3.13 इंटू 10⁻9 जूल। बाकी तो सेम क्वांटिटी है। सेम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या डिड्यूस किया था हमने, 2 ऑफ एनर्जी, तो ठीक है 2 ऑफ 3.13 इंटू 10⁻9 जूल। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 6.26 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थे एग्जाम्पल्स आपके। अब करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। सो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, वन इज जियो स्टेशनरी एंड अनदर इज पोलर। तो जियो स्टेशनरी, एज नेम इंडिकेट्स, जियो मतलब कि अर्थ, स्टेशनरी मतलब कि रेस्ट, यानी कि अर्थ से एक प्रॉपर रेस्ट डिस्टेंस पर वो पड़ी है। मतलब क्या हुआ, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, मान लो यहाँ पर, और वो क्या है, रुकी हुई हमें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, रुकी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमें पता है कि अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ घूम रही है, तो अगर हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको देखा इस तरीके से, ठीक है। जब ये थोड़ा सा ऐसे घूम गई तो हम तो आ गए यहाँ पर, हमने देखा ये इधर होनी चाहिए थी, हमारा एंगल हर बार क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन हमें क्या दिखाई देती है, वो ऑल द टाइम ऐसी दिखाई देती है। यानी कि जब हम यहाँ हैं तो भी हमें ऐसी दिखाई दे रही है स्ट्रेट, यहाँ है तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ है तो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ है तो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे ही जैसे जैसे हम पूरा रोटेट कर जाते हैं वैसे वैसे हमें पूरी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ साथ वो भी ऐसे ही घूम रही है।
तभी तो हमें ऑल द टाइम वो कांस्टेंट दिखाई दे रही है, राइट। तो हम कितने टाइम में घूम रहे हैं, हम तो 24 आवर्स में घूम रहे हैं। दैट मीन्स साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और कहा भाई हम इस सैटेलाइट को भी 24 आवर्स के अकॉर्डिंग ही सेट कर देते हैं, यानी कि इसकी हाइट, इसका रेडियस, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी सब कुछ एडजस्ट कर देते हैं सच दैट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना आ जाए, 24 आवर्स आ जाए। तभी हम यहाँ होंगे हमें सीधी दिखाई देगी, यहाँ होंगे तब हमें सीधी दिखाई देगी। हर टाइम पे जहाँ हम उसको जैसे देखेंगे हमें वो वहीं पर ही दिखाई देगी, हमारे साथ साथ वो वैसे ही घूमेगी। जैसे हम 24 आवर्स में चक्कर कंप्लीट कर लेंगे वैसे वो हमारे साथ 24 आवर्स में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर कंडीशंस क्या हो गई, जियो स्टेशनरी की क्या कंडीशन हुई यहाँ पर। तो जियो स्टेशनरी की बात करें तो ये क्या होती है, लोकेटेड एट फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब कि फिक्स्ड पोजीशन पर है, नहीं है, फिक्स्ड पोजीशन पे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम घूम रहे हैं वैसे वैसे वो घूम रही है। तो हमने यहाँ स्पेशल लिखा है फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि अर्थ से देखो तो वो हमें क्या दिखाई देगी, फिक्स्ड पोजीशन पे दिखाई देगी। सैटेलाइट से देखो तो अर्थ हमें फिक्स्ड पोजीशन पे दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट, इट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को कई बार समझ में ही नहीं आता ये क्या है। इट इज इन इक्वेटोरियल नहीं, ये आता है आपका सेकेंड पॉइंट इज इट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। इक्वेटोरियल क्या होता है, तो हमें पता है कि जो अर्थ होती है इसकी 2 पोल्स होती है, एक होती है इक्वेटर, ये होती है इक्वेटर, और ये होती है पोल, ठीक है। इसे हम पोल कहते हैं और इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे है, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर नीचे नहीं घूम रही है। अब जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये हो गया इसका वर्टिकल पोर्शन, हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका इक्वेटर। यानी कि अब अगर मैं सैटेलाइट लेती हूँ, इसको यहाँ समझाते हैं, मान लो ये रही सैटेलाइट, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लाई और यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दी। अब ये जो सैटेलाइट है ना, ये ऐसे नहीं घूम रही, पोल वाले प्लेन पे नहीं घूम रही, ऊपर नीचे नहीं जा रही है। जैसे जैसे इक्वेटर है ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे घूम रही है, ये इधर घूमेगी तो ये इधर घूमेगी, ये इधर घूमेगी तो ये इधर घूमेगी, यानी कि इस प्लेन की तरफ घूम रही है, इस प्लेन में घूम रही है। दिस इज इक्वाटोरियल प्लेन, ठीक है, इक्वाटोरियल प्लेन, जैसे ये घूम रही है वैसे ही घूम रही है। तो मान लो ये चीज़ यहाँ पे, तो अब थोड़े टाइम में घूमेगी, ये फिर ऐसी दिखाई देगी, फिर ऐसे यहीं पर दिखाई देगी, ऐसे ये यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ये पूरी पूरी घूमती रहेगी वैसे वैसे हम ये भी पूरी घूमती रहेगी। तो दिस इज इक्वाटोरियल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट्स टाइम पीरियड इज एग्जैक्टली 24 आवर एज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। मैंने आपको बताया ये टाइम पीरियड अगर उसका सेम होगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे उसको घूमना पड़ेगा, तभी तो उसको कहेंगे ना हम फिक्स पोजिशन पे रहे, ठीक है। अब इसकी जो हाइट होती है ना अर्थ से, वो इतने हाइट पर होती है, ठीक है, इतनी हाइट पर होती है। अब ये हाइट कैसे निकाली, हमने एडजस्ट करा है टाइम को। एक बार फॉर्मूलाज याद करते हैं, उससे आपको याद आएगा। तो टाइम और हाइट का क्या कनेक्शन है, तो देखो ये रहा टाइम और हाइट का कनेक्शन, ये था फॉर्मूला, ये रहा टाइम और ये रहा हाइट। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि h इज इक्वल टू GMT² 4π² की पावर 1/3 माइनस r, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, हाइट हम निकाल लेते हैं। हमने पता है कि हमने टाइम पीरियड कितना फिट कर दिया, 24 आवर्स फिट कर दिया। ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस इज द रेडियस की कितनी दूर है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और h फाइंड करा, तो ये आया आपके पास इतना। तो यानी कि कम से कम जो सैटेलाइट है वो इतनी हाइट पे होनी चाहिए, इससे कम ना हाइट हो ना इससे ज्यादा हाइट हो। क्यों, क्योंकि 24 आवर्स फिर फिक्स नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो फिर अर्थ के साथ साथ हमें फिक्स नहीं दिखाई देगी, इसीलिए इतनी ही हाइट होनी चाहिए। तो अब ये सब चीज़ों को करने का क्या फ़ायदा है कि हमने एक भेज दी सैटेलाइट और वहाँ पे जाकर वो हम फिक्स करके रख रहे हैं। तो सोचो उसकी क्या एप्लीकेशन होगी। मान लो अगेन ये अर्थ है, मान लो ये अगेन ये सैटेलाइट है। तो अब ये सैटेलाइट क्या कर रही है, यहाँ की फोटोज क्लिक कर रही है
है ना, इसी पोजीशन की बार बार फोटो क्लिक कर रही है। तो इस पोजीशन से क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहली बात, आसपास की हमें जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए हेल्प में आता है। जैसे टेलीफोन्स हो गए, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या जीपीएस सिस्टम हो गए। जैसे आप लोग देखते हो मैप्स वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, हम कहते हैं ना कि यार यहाँ पे तो क्या कहते हैं ब्रिज था, यहाँ पे तो फ्लाईओवर था, यहाँ से सीधा जाना था, हमें पता ही नहीं चला। इतने से में कैसे पता चलेगा कि हमें फ्लाईओवर पे जाना था या नीचे पे जाना था? तो ये जो आपके मैप्स आते हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, तो ये मैप जो होते हैं वो कैसे आ रही है? वो इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से आ रही है कि एक फिक्स पोजीशन पे वो सैटेलाइट है, ठीक है, जो आपको वहाँ का रास्ता दिखा रही है। दैट इज ऑल्सो जीपीएस, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। टीवी, रेडियो, कम्युनिकेशन सिग्नल्स, ये सारे के सारे सिग्नल्स भेजते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आती है, और जिसकी वजह से आप आज इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं आपके पास पोलर सैटेलाइट्स। पोलर की बात करें तो एज नेम इंडिकेट्स, अगर ये अर्थ है तो इसकी पोल ये होगी, तो ये इस तरीके से सैटेलाइट्स ऐसे होती हैं। तो ये अर्थ अब ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो इसकी जो सैटेलाइट है वो भी इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमेगी, राइट, पोल्स के अराउंड घूमेगी। अब और क्या इसके अंदर डिफरेंस है? तो इसके अंदर क्या है, एक तो ये 2 पोल से पास कर रही है, ठीक है, पहले यहाँ से पास करेगी, फिर यहाँ से पास करेगी, नॉर्थ पोल से पास करेगी, फिर साउथ पोल से पास करेगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये रही सैटेलाइट, ठीक है। तो अब ये रही अर्थ और ये रही सैटेलाइट, इसको आप कैसे करोगे? ये पोलर के तरीके से घूम रही है, यानी कि अब ये इक्वेटर ना होके ऐसे घूम रही है, इस तरीके से, ये पोल्स के अराउंड, नॉर्थ पोल देन साउथ पोल देन नॉर्थ पोल देन साउथ पोल। तो जिस तरीके से जब ये ऐसे घूम रही है, तो पहले यहाँ की फोटो हो गई, फिर यहाँ की फोटो, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की। अब एक तो उसने ऐसे कर लिया, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं क्लिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी तो ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। तो जैसी वो यहाँ पे आई, अर्थ ऐसे घूम गई, फिर वो यहाँ आई, फिर अर्थ ऐसे घूम गई, फिर वो यहाँ आई, फिर अर्थ ऐसे घूम गई, फिर वो यहाँ आई, फिर अर्थ ऐसे घूम गई। इस तरीके से वो क्या बना रही है, ये पोर्शन कवर हो रहा है, ऐसे टेढ़ा पोर्शन कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे घूम ही रही है और साथ में अर्थ भी हमारी ऐसे घूम रही है, जिसकी वजह से ऐसे टेढ़ा पोर्शन कवर हो रहा है। बट धीरे धीरे सारी फोटोज क्लिक होती होती हमारे पास पूरे अर्थ की फोटोज क्लिक हो जाती हैं। अब इन फोटोज का क्या फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब देखो, अर्थ की फोटो खींचना कोई आसान बात नहीं है। एक तो वो खींच रही है, ऊपर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ देखो, यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला है, यहाँ पे स्टॉर्म इस बार आ चुका है, तो ये 2 घंटे में या 4 दिन में ये इस एरिया में पहुंच जाएगा। ये जो टेलीकास्ट होते हैं, जो आप लोगों के वेदर फोरकास्ट होती हैं, वो बताती हैं आप लोगों को, है ना, कि 4 दिन में बारिश है, ये है, वो है। क्योंकि आसपास सब कुछ पता चल रहा है उनको, इन पोलर सैटेलाइट्स की वजह से, क्योंकि इससे पूरी की पूरी अर्थ जैसे रोटेट हो रही है, तो पूरी अर्थ की कलेक्शन है, अर्थ की पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऑल्सो ये और किस काम के लिए आ सकती है, जैसे कि जैसे यहाँ पे सुनामी आने वाली है, यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको और क्लियर करूँगी एप्लीकेशंस में। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको कि ये जो सैटेलाइट्स होती है ना, इनकी हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत ज़्यादा होती है, बट हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट को कम रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है? क्योंकि इसे हमने जो चक्कर लगवाना होता है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर वो चक्कर लगा ले, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होगा हाइट कम होती रहती है, राइट। देखो, अगर आप, हमें हाइट कम रखनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक तरीके से प्रॉपर विजन चाहिए। ज़्यादा दूर होगी तो अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो हमें हाइट कम चाहिए। हाइट कम यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ से देखें तो ये देखो, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाइट कम तो टाइम कम, तो अगर हाइट हमने कम रखी है तो जो टाइम होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा चक्कर लगा लेती है। 2 घंटे में एक फोटो, 2 घंटे में एक फोटो, 2 घंटे में एक फोटो, इस तरीके से वो 2 आवर्स में हर एक इंफॉर्मेशन देती है और एक तरीके से डाटा प्रिपेयर हो जाता है। तो अब हम लिखते हैं ऑल अबाउट पोलर सैटेलाइट। तो ये कैसे रोटेट करती हैं, एक ऑर्बिट में जो पास करता है 2 पोल से, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों में। और क्या है, टाइम पीरियड 120 मिनट्स,
नीयर अबाउट 2 hours, हाइट अर्थ के क्लोज। एप्लीकेशंस क्या है, फोटोग्राफ्स लेती है। फोटोग्राफ से हमें बताती है कि ग्रीनरी पार्ट कहाँ पर है, कहाँ पे बैरन पार्ट है, कहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जहाँ कहाँ फॉरेस्ट है। क्लाइमेट में बताएं तो कहाँ सुनामी आने वाली है, तो कहाँ स्ट्रॉम आने वाली है, उसका पूरा जजमेंट देती है। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद यहाँ पे ऐसा होगा। जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वेज का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजती हैं, ठीक है। वेव्स जैसे ही फोटो क्लिक होगी वेव्स भेजती हैं और जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें पता है सारे मिनरल्स मिलते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब पे वो क्या भेजती हैं, वेव्स भेजती हैं। वो टकराती हैं और वापस फिर से रिसीव करती हैं सिग्नल। अब रिसीविंग सिग्नल इस तरीके के स्ट्रॉन्ग और इस तरीके के बनाए होते हैं कि उनका ऑलरेडी टेस्ट होता है कि इस तरीके का सिग्नल आएगा तो हाँ जी जिंक प्रेजेंट है, इस तरीके का सिग्नल आएगा तो हाँ जी आयरन प्रेजेंट है, इस तरीके का सिग्नल आएगा तो कोई और मिनरल प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी उन्होंने टेस्ट करके उसके अंदर फीड कर रखे होते हैं। तो डिफरेंट सिग्नल से वो मैच करती रहती है और बताती रहती है भाई यहाँ पर इस टाइप का मिनरल प्रेजेंट है, यहाँ पर इस टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है डिस्कवरीज के लिए और फाइंड करने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी पर्पस। अब जैसे बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े वॉर्स होते हैं तो वो बॉर्डर्स के ऊपर चेक कर लेते हैं भाई आसपास हमारे कोई एनिमी तो नहीं है। हर एक कंट्री का ऑलमोस्ट ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो आसपास की इंफॉर्मेशन देती है कि हाँ जी आसपास हमारा सब सेफ है या फिर कोई ना कुछ होने वाला है वॉर, ठीक है। तो इस तरीके से पोलर जो होती हैं बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ये हमारी साइंटिफिकली सब चीज़ें काम करने में, फ़ोन, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, अभी ये सारी के सारी इस चीज़ों के लिए काम में आती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये इतनी सारी हमने सैटेलाइट्स की बात कर ली, व्हाट इफ़ हम सैटेलाइट के अंदर हों तो हमें क्या फील होगा। तो यस आपको आंसर मिल ही गया होगा। इस टॉपिक नेम इंडिकेट्स वेटलेसनेस, तो यानी कि हमें वेटलेसनेस फील होती है। बट द क्वेश्चन इज हाउ। तो ये रही आपकी अर्थ, ठीक है। तो ये रही एक तरीके से सैटेलाइट जो ऐसे इस पाथ पे मूव कर रही है। तो ये रहा पाथ उसका, यूं ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो जो अर्थ है इसको अपनी तरफ खींच रही होगी विथ सम फोर्स कॉल्ड mg, यानी कि उसका कोई ना कोई फोर्स है, उसका कोई ना कोई वेट है और उसको अपनी तरफ इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ खींच रही होगी, ठीक है। अब वो जाती कैसे, वो जा इधर की तरफ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब खुद सोचिए, आप एक बात सोचिए, अब आप एक कार में बैठे हो, ठीक है, आप एक कार में बैठे हो और आपने आगे से शार्प टर्न लेना है। तो आप यहाँ पे आगे से शार्प टर्न लोगे, लेकिन कार तो इधर मुड़ जाएगी, लेकिन आपको क्या फील होगा, आप कहाँ तरफ गिरने की कोशिश होगी आपकी, आप इस साइड गिर रहे होगे, बाहर की तरफ गिर रहे होगे, है ना, ऐसे बाहर की तरफ आउटर फोर्स लग रहा होगा। ये जो इनर फोर्स आप क्रिएट कर रहे हो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर सीकिंग फोर्स होता है कि जो ऐसे आ रहे हो तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है एट एवरी पॉइंट, ठीक है। लेकिन आप गिर कहाँ रहे हो, बाहर की तरफ गिर रहे हो। तो ये एक इमेजिनरी फोर्स है, एक सूडो फोर्स है। इसको फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लग रहा है, आपको बाहर की तरफ लेकर जा रहा है। तो सिमिलरली जैसे ही यहाँ इधर लग रहा है फोर्स, सेंटर की तरफ लग रहा है, ऐसे ही एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसका, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल वाला और ये वाला फोर्स mg वाला दोनों इक्वल होने की वजह से तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, 0। अब कैसे दोनों के दोनों इक्वल कैसे हो रहे हैं, ना सैटेलाइट बाहर की तरफ जा रही है ना सैटेलाइट अंदर की तरफ गिर रही है, वो तो अपने पाथ पे ही मूव कर रही है ना। तो दैट्स वाई कि जो ये हमारी सैटेलाइट है ना बाहर जा रही है ना अंदर की तरफ आ रही है। तो दैट मीन्स ये दोनों फोर्स क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए हैं, इक्वल हो चुके हैं, बैलेंस्ड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो गए हैं, कैंसल आउट। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो जब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो उसको क्या वेट महसूस होगा, वेट तो तब महसूस होता है जब हमें कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है। जैसे कि मैं अगर ज़मीन पे खड़ी हूँ तो मेरे थोड़े टाइम बाद मेरे पैर दर्द करने लग जाएंगे क्योंकि मेरे पैरों पे कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि मेरे पैर जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या आ रहा है कि जो अर्थ है वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो वो फोर्स जब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे एक वेट फील हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ हाथ रखा हुआ है, आई एम फीलिंग सम वेट,
लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फ्री फॉल कर रही होती है तो उसको कोई भी वेट फील नहीं हो रहा होता। यहाँ पर भी फोर्स नहीं लग रहा और कोई भी सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। क्या अर्थ के कांटेक्ट में है, ये फोर्स भी नहीं लग रहा, अर्थ के कांटेक्ट में भी नहीं है। तो दैट्स वाई एक एस्ट्रोनॉट जो सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ है उसे कोई भी वेट फील नहीं होता। He or she feels weightlessness। सेम चीज आप ये देख सकते हो कि जो स्पेसशिप होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, कहीं इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, यहाँ हाथ लगाते तो वापस आ जाते हैं, यहाँ हाथ लगाते तो यहाँ घूम रहे होते, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं आ रही है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसका। तो दैट्स वाई उसे क्या फील हो रही है, वेटलेसनेस फील हो रही है। इधर उधर जो मूव कर रहे हैं वो अपने मैनुअल फोर्स की वजह से, मैंने धक्का लगाया, मैंने फोर्स लगाया, तो उस मैनुअल फोर्स की वजह से वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। अदरवाइज ही और शी इज फ्लोटिंग जस्ट बिकॉज ही और शी इज फीलिंग वेटलेसनेस। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।